हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अभी कुछ दिन पहले एक एरिया में जाके वहाँ के घरों का मैंने सर्वे किया। कुछ घरों का सर्वे किया। ठीक है। सर्वे ऑफ हाउसेस इन एन एरिया। सर्वे से क्या पता चला कि वहाँ पे 25 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि कार थी। 20 ऐसे घर थे जहाँ पे कि बाइक थी। 10 ऐसे घर थे जहाँ पे दोनों थे, कार भी थी और बाइक भी थी। और 5 ऐसे घर थे, गरीब घर। 5 ऐसे घर थे जिनके पास ना कार थी ना बाइक थी। ठीक है। तो ये हमारे पास सर्वे का डेटा है। इससे हमें एक कुछ सवाल हैं जिनके आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कुल कितने घरों का हमने सर्वे किया। टोटल हाउसेस सर्वेड कितने होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे कितने घर हैं जहां पे या तो कार है या बाइक है या दोनों है। मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे सवाल के जवाब के लिए पहले मैं ये तो बताओ कि कुल कितने घर हैं, है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया कि अपना एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर दो सेट रिप्रेजेंट करने के लिए दो सर्कल बना लिए। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल हमारा क्या है, टोटल कितने घर होंगे अभी हमें पता नहीं है कितने हैं। फिर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट उन्हीं को करता है जो टोटल घर होंगे। इसके अंदर जो पहला सर्कल हमारा बना है, मान लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये बताता है कि कार किसके किसके पास है। यानी कि कुल 25 लोग हैं, 25 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि कार है। और जो दूसरा वाला सर्कल है ये बताएगा बाइक किन किन घरों में है, और बाइक टोटल 20 घरों में है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर हमको ये पता है कि 5 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि ना कार है ना बाइक है, तो वो तो इन दोनों सर्कल के बाहर आएंगे। टोटल जितने हमने हाउस का सर्वे किया है उसके अंदर तो आएंगे, पर इन दोनों के सर्कल के बाहर आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक है। अब हमको ये पता है कि 10 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि कार भी है और बाइक भी है। तो ये 10 वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आना चाहिए। नहीं, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है। हमें पता है कि कार का जो ये पूरा सर्कल है हमारा, इसमें 25 वैल्यू आ रही है। यानी कि 25 घर हैं ऐसे। अब 25 में से 10 घर जो हैं वो तो कार और बाइक वहाँ पे दोनों हैं। तो बचे हुए पोर्शन में कितना होगा, यहाँ पे होगा 25 माइनस 10, यानी कि 15 ऐसे घर होंगे जहाँ पे कि सिर्फ कार होगी। है कि नहीं। 15 ऐसे घर होंगे जहाँ पे सिर्फ कार होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमें पता है कि 10 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि बाइक और कार दोनों हैं, और टोटल 20 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि बाइक है। यानी कि 20 माइनस 10, 10 ऐसे घर होंगे जहाँ पे कि सिर्फ बाइक होगी। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है। तो क्या अब हम कुल घर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल पाएंगे। 15 घर ऐसे हैं जहाँ पे कि सिर्फ कार है, 10 ऐसे जहाँ पे कि कार और बाइक दोनों है, 15 प्लस 10 25, प्लस 10 जहाँ पे सिर्फ बाइक है 35, प्लस 5, यानी कि कुल घर हमारे कितने आ गए, 40 आ गए। यानी कि हमने 40 घरों का सर्वे किया था। और सेकंड क्वेश्चन कि ऐसे कितने घर थे जहाँ पे कि कार हो बाइक हो दोनों हो। यानी कि कुल मिला के जिनके पास कुछ ना हो ऐसा ना हो। ठीक है। तो या तो हम एक काम करें कि 15 प्लस 10, 15 ऐसे जिनके पास सिर्फ कार थी, 10 ऐसे जिनके पास दोनों थे, और 10 ऐसे जिनके पास सिर्फ बाइक थी, इनको जोड़ लें। तो 15 प्लस 10 यानी कि 35 ऐसे घर हमको मिल जाएंगे। या ऐसा करें, कुल घरों में से 40 में से वो घर घटा दें जहाँ पे कि कुछ भी नहीं है, तो भी हमें 35 मिल जाएगा। दोनों केसेस में सेम ही आंसर मिलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है। यहाँ तक कोई समस्या। अब एक स्टूडेंट बोला कि सर चलिए आपने इतना तो कर दिया, पर क्या इतना लंबा इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है, क्या हम इससे कम समय में नहीं कर सकते कि हम सर्कल ना बनाए वैसे ही समझ के कर लें। तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते, समझ के बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो हमें क्या समझ में आता है कि 25 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि कार हैं।
ठीक है, 20 ऐसे घर हैं जहां पे कि बाइक है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट फिर बोला कि सर इसमें तो एक गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे भी तो घर है जहां पे कि दोनों हैं, तो वो तो आपने कार में भी जोड़ दिया और बाइक में भी जोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। तो जिनको हमने 2 बार जोड़ा है, कार में भी जोड़ दिया, बाइक में भी जोड़ दिया, उनको एक बार तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही बार तो हर घर को जोड़ोगे, एक घर को 2 बार थोड़ी जोड़ोगे। ठीक है, तो एक बार उनको घटा देंगे जिनको हमने 2 बार जोड़ा है। और हमें पता है कि ऐसे कितने घर हैं, 10 हैं, क्योंकि 10 ऐसे घर हैं जहाँ पे कि कार भी है और बाइक भी है, तो उनको एक बार घटा देंगे। और 5 ऐसे घर हैं जिनको अभी तक हमने जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ना कार थी ना बाइक थी, तो उनको भी जोड़ना पड़ेगा। अब हमें कुल जितने घर हमने सर्वे किए हैं वो यहाँ से मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? 25 ऐसे घर थे जहाँ कार थी, 20 ऐसे थे जहाँ बाइक थी, उनको जोड़ा, और फिर 10 वो घर घटा दिए जिनको हम 2 बार जोड़ चुके हैं, और फिर 5 वो घर जोड़ दिए जिनको हमने अब तक नहीं जोड़ा था। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है, ये वो घर हैं जहाँ पे कार और बाइक में से कुछ ना कुछ तो है, और ये वैल्यू हमारी आ रही है 35। 5 ऐसे हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुल हमारा आ रहा है 40। ठीक है, समझ में आती है बात? ओके, अब एक और केस ले लेते हैं अपना छोटा सा, ताकि और बेहतर हो जाए हमारी समझ। अब ऐसे ही क्या हुआ, मैंने एक दिन, हमारे पड़ोस में एक टीचर रहते थे, टीचर इन पड़ोस, तो उनके यहाँ पे भी थोड़ी सी ताका झाकी की। ठीक है, टीचर इन पड़ोस, उनके यहाँ ताका झाकी की, तो पता चला कि 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें से 30 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ने के लिए आते हैं, और 25 लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं उनके यहाँ, और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो मैथ पढ़ने के लिए आते हैं और ना ही लड़कियां हैं। तो हमें बताना है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो उनके यहाँ मैथ पढ़ने के लिए आती हैं। ठीक है, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो उनके यहाँ मैथ पढ़ने के लिए आती हैं। लड़कियां जो मैथ पढ़ने आती हैं, क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे जो पिछली बार किया था, वेन डायग्राम में अपना ये जो डेटा है इसको फिट करते हैं। हमें पता है इस बार कुल स्टूडेंट पता है, 50 स्टूडेंट हैं टोटल। 30 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ने के लिए आते हैं, तो अगर हम पहले वाले सर्कल को मैथ का सेट मान लें, मैथ पढ़ने वाले हो गए 30। 25 ऐसे हैं जो कि लड़कियां हैं, तो दूसरा वाले सर्कल को हमने मान लिया कि लड़कियों का सेट है, 25 हैं। 10 ऐसे हैं जो ना मैथ पढ़ने आते हैं ना लड़कियां हैं, तो ये 10 तो बाहर रहेंगे। ठीक है, अब अगर 10 हमारे बाहर हैं, कुल 50 हैं, 10 बाहर हैं, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे कुल कितना होगा वैल्यू? ये पूरा का पूरा, ये दोनों सर्कल मिला के, ये जो दोनों सेट मिला के, ये कितना वैल्यू होना चाहिए? ये होना चाहिए 50 माइनस 10, यानी कि 40। ठीक है, ठीक है, ये तो 40 होना चाहिए। और अगर ये वैल्यू 40 है हमारी, तो हमको ये भी तो पता है कि ये वैल्यू हमारी 30 है। तो अगर ये 30 है और ये पूरा 40 है, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 माइनस 30, यानी कि 10। तो 10 ऐसी लड़कियां होंगी जो मैथ पढ़ने नहीं आती हैं, जो मैथ पढ़ने नहीं आती, मैथ के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ती हैं। टोटल लड़कियां 25 हैं, तो 25 में से 10 घटा दोगे, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 15, यानी कि 15 ऐसी लड़कियां हैं जो कि मैथ पढ़ने के लिए आती हैं। हमें हमारा जवाब मिल गया। लेकिन बाकी वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। अब मैथ टोटल 30 पढ़ रहे हैं, जिनमें से 15 ऐसी लड़कियां हैं। ठीक है, तो बचे हुए 15 लड़के होंगे, वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब एक स्टूडेंट बोला कि सर इस बार भी आपने फिर से वेन डायग्राम बना दिया, क्या बिना वेन डायग्राम के लिख के समझ के इसको कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है।
तो वो मेथड भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि 30 मैथ पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते थे, 25 लड़कियां थी, हमने दोनों को जोड़ दिया। लेकिन फिर से वही गड़बड़ हो गई, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा वो नंबर जो कि मैथ भी पढ़ती थी और लड़कियां भी थी वो 2 बार जुड़ गया, उसको घटाना पड़ेगा। लेकिन इस बार हमको वही तो निकालना है, हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो एक्स हैं लड़कियां। अब जो लड़कियां मैथ पढ़ने के लिए आती हैं वही हमें निकालना है, तो हमने उसको एक्स मान लिया, किसी का एक्स तो होगा ये, ठीक है। तो इसको एक्स मान लिया, एक बार घटा दिया इसको, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार जुड़ चुकी हैं ऐसी लड़कियां, तो उनको एक बार घटा दिया हमने। अब 10 ऐसे हैं स्टूडेंट जो ना तो लड़की हैं ना मैथ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको जोड़ना पड़ेगा, और ये जो पूरा सेट हमारा बन गया ये 50 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो निकल के आई, ये वो स्टूडेंट हैं जो या तो मैथ पढ़ने आते हैं या लड़कियां हैं, और 10 वो हैं जो बच गए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यानी कि अगर हम इस 10 को उधर लेके चले गए तो ये वैल्यू हमारी हो गई 55 माइनस एक्स, जो कि 40 के बराबर है, और यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 15। एक्स वैसे भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है ट्विटर के एक्स में कन्वर्ट होने के बाद से, है कि? ठीक है, तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 15। क्लियर है? समझ में आता है? ठीक है, तो दो सेट के जो वेन डायग्राम है, इसका जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो हमने इस तरह से समझ लिया। अब क्या करते हैं, एक बार जो रिलेशन है उनके बीच के उनको भी समझते हैं। जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, जब भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल यानी कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और ए और बी ये उस यूनिवर्सल सेट के अंदर के सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब जो कि एक बड़ा सेट जो हमने एज्यूम किया है जिसके ए और बी सबसेट हैं। क्लियर है? तभी उसके अंदर आ रहे हैं पूरी तरह से। तो ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सबसेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन, ये यू नहीं है, ये यूनियन का साइन है, ठीक है, यू नहीं है। यू जो यूनिवर्सल सेट है ये अलग चीज है, तो ए यूनियन बी ये हमारा यूनियन ऑफ सेट्स होगा, का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो ए यूनियन बी में ए भी आएगा और बी भी आएगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन में ए यूनियन बी हमारा ये वाला पोर्शन होगा। ओके, तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। और अगर एग्जाम्पल से समझें तो अगर ए हमारा एक सेट है जिसके अवयव हैं, एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट तो आएंगे ही, यानी 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, साथ में जो एलिमेंट बच गए 2 और 4 को तो हमने काउंट कर लिया, 6 और 8 वो भी आएंगे। और एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी है कि कभी भी किसी सेट में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता है, एक एलिमेंट को हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने पीछे भी किया ना कि जब 2 बार जुड़ गए तो एक बार घटाया हमने, तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, एक एलिमेंट एक बार ही आएगा, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर है? फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि दो हमारे सेट अगर दिए हैं ए और बी, तो दोनों में जो वैल्यूज कॉमन है, जो भी एलिमेंट्स उनमें कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आएंगे, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है उल्टा यू बना के, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। अब यहाँ पे हमारा कौन सी वैल्यूज होंगी जो कि दोनों में आएंगी? ये जो बीच की वैल्यूज हैं जो दोनों सर्कल से बिलोंग कर रही हैं, है कि नहीं, ये हमारा बीच की वैल्यूज ये हो जाएंगी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो अगर ए सेट है हमारा 1 2 3 4 और 5 का, और बी सेट है हमारा 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे जो दोनों में आते होंगे? यानी कि 2 और 4, और तो कहीं है नहीं, तो 2 और 4 ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर है?
ठीक है। फिर एक केस आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, जो पूरा करते हो। और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि अगर हम ए सेट के लिए बात करें तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेट को हम ए डैश या ए के ऊपर सी लगा के या ए बार करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं ए के। ठीक है। और अगर हम इस डायग्राम में देखना चाहें कि ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, तो ए के बाहर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। यानी कि ये सारे की सारी वैल्यूज जो भी ए के बाहर की हैं वो सब की सब हमारी ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगी। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा वैल्यू है ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर हमारा यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमें गिवन है, सेट गिवन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यूज को घटा देने से मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर है? अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए सेट अभी भी हमारा वही है 1 2 3 4 5, तो उस केस में ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज को हटा के 6 7 8 बच गया, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट जब हम दोनों को मिला देंगे, तो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है। इसीलिए इसको पूरक कहते हैं, या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट करता है ये। ठीक है। समझ में आती है बात ये? अगला आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यानी कि अगर हमें ए में बी को घटाना हो, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से अगर हम बी के सारे एलिमेंट को घटा दें जो ए के अंदर आते हैं, ए माइनस बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। माइनस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हमें पता है कि ए जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा हमारा ए है। लेकिन इस पोर्शन के जो एलिमेंट हैं जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ये सारे के सारे ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो जब हम ए में से बी को घटाएंगे तो यही घटा पाएंगे, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ ए है नहीं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये बी में भी है। तो जब बी को घटाएंगे ए में से तो इस वाले पोर्शन को हम घटा देंगे, तो जो बच गया वो ए माइनस बी में आएगा। यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये सारा ये ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम बी में देखें तो जब हम बी में से ए को घटाएंगे तो ये जो सारी वैल्यू आएगी ये हमारा बी माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अगर ए हमारा है 1 2 3 4 5 और बी है 2 4 6 8, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी हो जाएगा 1, 2 और 4 को घटाना पड़ेगा, यानी 1 3 और 5, और बी माइनस ए हो जाएगा 2 और 4 को घटा के 6 और 8। तो यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होते हैं जब भी सेट के रिस्पेक्ट में बात करें। ठीक है। अगर ए और बी नंबर होते तब तो ए माइनस बी और बी माइनस ए तब भी बराबर नहीं होता, तब निगेटिव होता है एक दूसरे का, लेकिन सेट के केस में बराबर नहीं होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है। क्लियर है? अब एक और छोटी सी चीज़ रह गई, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है। तो जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से, प्लस तो नहीं है पर जैसा है, या ए डेल्टा बी, और यहां पे हम क्या करते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का यूनियन लेते हैं।
सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन लेते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, ए माइनस बी और बी माइनस ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है कि नहीं। ये पोर्शन हमारा ए माइनस बी का है और ये पोर्शन बी माइनस ए का है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इनमें कॉमन तो कुछ भी है नहीं, तो ये दोनों जोड़ के हमारा जो बन जाती है वैल्यू, वो हो जाता है ए डेल्टा बी। ओके, ठीक है। लास्टली जो हमारा रिलेशन है यूनियन इंटरसेक्शन का, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्वेश्चंस में तो अप्लाई किया ही है जब हम स्टार्ट में एग्जांपल देख रहे थे, कि अगर हमें ए यूनियन बी लेना है, इस पूरी वैल्यू को लेना है, तो ये किसके बराबर होगा। हमें पता है कि जब हम ए और बी को जोड़ेंगे, जो एलिमेंट हमारे ए में है उनको, जो एलिमेंट हमारे बी में है, जब उनसे हम जोड़ेंगे तो हमको ये अच्छे से पता है कि ये जो पोर्शन है बीच का हमारा, जो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये डबल काउंट हो जाएगा, 2 बार जुड़ेगा ये, तो इसको हमें एक बार घटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस पोर्शन को एक बार घटा देते हैं और ये हमारा रिलेशन मिल जाता है यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। जिसको समझना जरूरी है, समझ लोगे तो याद नहीं रखना पड़ेगा फिर। ओके, क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, सेशन समझ में आ रहा होगा आई होप। अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। एक एग्जाम में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, 65% पास्ड इन मैथ्स और 27% ऐसे थे जो दोनों ही विषयों में फेल हो गए। और फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि 248 अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं, 248 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में पास हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी। ठीक है, परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी। भाई 70% हमारे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हमें पता है पूरा क्या होगा, पूरा तो 100% होगा, कंप्लीट तो 100% होगा, वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इंग्लिश में पास होने वाले 70% है, मैथ में पास होने वाले 65% है, और 27% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो अगर 27% हमारे दोनों में फेल हुए हैं, तो अगर हम 100% में से 27% को घटा दें, 27% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं दोनों में, इसको घटा देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या होगी, 73%। जो दोनों में फेल नहीं हुए होंगे, यानी कि किसी ना किसी एक में तो पास हुए हैं, ये जो 73% है, एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट, कम से कम एक में तो ये पास हुए हैं, है कि नहीं। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो अब हमको पता है 73% क्या है, ये इंग्लिश में पास होने वालों का सेट है, ये मैथ में पास होने वालों का सेट है, और ये क्या है, दोनों के यूनियन का सेट है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एन इंग्लिश पास यूनियन मैथ पास, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ वो जो कि इंग्लिश में पास हुए, प्लस वो जो कि मैथ में पास हुए, माइनस वो जो कि दोनों में पास हुए, है कि नहीं। अब यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये 73% है, ये 70% है, ये 65% है, और ये वैल्यू हमें निकालनी है, माना ये एक्स है, तो 70 + 65 कितना हो गया, 135, एक्स आ जाएगा 135 माइनस 73, यानी कि 62%, यानी कि 62%, जो कि 248 के बराबर है। ठीक है, पर क्या हमको इतना लंबा करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, जब भी हमें पता है कि 27% दोनों में फेल हुए हैं, 27% दोनों में फेल हुए हैं, इसका मतलब हुआ 73% ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक में पास हुए हैं। ठीक है, और ये 73% किसके बराबर है, ये 73% इस पूरे के बराबर है कि नहीं। ये पूरा हमारा 73% के बराबर है,
और अगर ये पूरा हमारा 73% के बराबर है, जबकि इतना जो पोर्शन था यहाँ का ये 70% के बराबर था भाई, जबकि ये जो है हमारा ये जो है, अरे यार ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। जबकि इतना जो इंग्लिश वाला पास वाला सर्कल था वो 70% के बराबर था। कुल अगर 73% के बराबर है तो यानी कि 3% बचता है जो उसके बाहर होगा, है कि नहीं? 3% बचता है जो उसके बाहर होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3%। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर ये वैल्यू 3% आ गई हमारी, जबकि कुल मैथ में पास 65% है, तो यहाँ पे वैल्यू 62% आएगी। और यही 62% हमारा 248 के बराबर है। तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये समझ में आ गया 27% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, यानी कि 73% ऐसे हैं जो किसी एक में तो पास हुए हैं। तो 73% पूरे के बराबर आ गए, जबकि 70% इंग्लिश में पास हुए हैं, यानी कि 3% ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। और कुल मैथ में पास होने वाले 65% हैं। 65 में से 3 घटा दोगे, यानी कि 62% ऐसे होंगे जो कि दोनों में पास हुए हैं, और उसकी वैल्यू 248 के बराबर है। तो अगर 62% 248 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 248 बटे 62, यानी कि 4% के बराबर होगा। सॉरी, 4 के बराबर होगा, ठीक है, 4 के बराबर होगा। परसेंट तो नहीं आएगा, ठीक है, परसेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1% 4 के बराबर है तो 100% हमारा 400 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास में 75% स्टूडेंट्स हमारे भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 66% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और 9% दोनों ही विषयों में फेल हो गए, असफल रहे यानी फेल हो गए। यदि 450 ऐसे छात्र थे जो भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? 450 ऐसे छात्र थे जो भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है हमको, ठीक है। 75% हमारे भौतिकी या फिजिक्स में पास हुए हैं, ठीक है। 66% केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में पास हुए हैं, और 9% दोनों में ही फेल हुए हैं, यानी कि 9% वैल्यू ये जो आएगी ये बिल्कुल बाहर आएगी इनके। और अगर 9% बाहर आएगा, कुल तो 100% रहे होंगे स्टूडेंट। तो 100% में से अगर हम 9% घटा देंगे तो वैल्यू कितनी बची हमारी? अगर 100% में से हमने 9% घटा दिया, यानी कि जो बचा कितना? 91%। और ये 91% हमारे वो स्टूडेंट हैं जो कि दोनों में से किसी एक में पास हुए हैं, पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक में तो पास हुए हैं, है कि नहीं? यानी कि ये इस पूरे के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा हमारा 91% के बराबर है, अगर ये पूरा हमारा 91% के बराबर है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हमें पता है कि फिजिक्स वाले 75 हैं, तो फिजिक्स के बाहर का कितना नंबर होगा? भाई ये पोर्शन हमारा 75% के बराबर है, और पूरा 91 के बराबर था, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 91 माइनस 75, यानी कि 16% के बराबर होगा, है कि नहीं? और अगर ये 16% के बराबर है, जबकि केमिस्ट्री के कुल 66% है, यानी कि यहाँ पे 50% आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? और बस इसी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, कि जो 50% है वो कितने के बराबर है? ये 450 के बराबर है, 450 के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि 100% कितने के बराबर होगा? कुल संख्या पूछिए छात्रों की, कुल संख्या वो 900 के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, ओके। अदरवाइज हम करते हैं कि 91% ऐसे हैं जो किसी एक में तो पास हुए हैं, 75% फिजिक्स में पास हुए हैं, प्लस 66% केमिस्ट्री में पास हुए हैं, तो उसमें से वो वैल्यू घटा दें जो दोनों में पास हुए हैं, वो हमें पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं उसको, ठीक है। 75 प्लस 66 कितना आ जाएगा? 130, 141। तो 91 इज इक्वल टू 141 माइनस एक्स, यानी कि एक्स हमारा यहाँ से आ गया 50%, ठीक है। और 50% की वैल्यू हमें पता है 450 के बराबर है।
तो 50% 450 के बराबर, यानी कुल स्टूडेंट हमारे 900 होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सरप्राइज टेस्ट लिया मैथ और इंग्लिश का, गणित और अंग्रेजी की एक औचक परीक्षा, औचक यानी कि सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज टेस्ट लिया, तो उसमें 36% कम से कम एक विषय में फेल हुए, असफल यानी कि फेल हुए। ठीक है, 36% कम से कम एक विषय में फेल हुए, यानी कि इसके अलावा जो बच गए वो कौन से होंगे? जो 64% बच गया भाई, 36% ऐसे हैं जो कम से कम एक में फेल हुए हैं, तो बचे हुए जो 64% है, यानी कि 100% माइनस 36%, जो बचा हुआ 64% है, ये दोनों में से किसी में फेल नहीं हुआ होगा, ये दोनों में पास हुआ होगा, पास्ड इन बोथ, है कि नहीं? और क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था, तो आगे की इस डेटा की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है कि दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, और हमें पता चल गया कि 100% में 36% अगर घटा दोगे, 36% जो कि दोनों में ही फेल हुए, है कि नहीं? अगर हमारा मान लें ये वाला जो सेट है, ये है उनका जो कि मैथ में पास हुए हैं, और ये सेट उनका है जो कि इंग्लिश में पास हुए हैं, तो जो दोनों में फेल हुए 36%, वो तो ये वाला सेट होगा। सॉरी, ये वाला सेट नहीं होगा, उसमें सभी आ जाएंगे, क्योंकि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो दोनों में ही फेल हुए, मैथ और इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाले स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ वाले, ये इंग्लिश में फेल हुए हैं, मैथ में तो पास हुए हैं बट इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक वैसे ही जो यहाँ वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में तो पास हुए हैं बट मैथ में फेल हुए हैं, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो पोर्शन होगा जो कि यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ यही वो पोर्शन है जहाँ पे कि दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, मैथ में भी और इंग्लिश में भी, है कि नहीं? और जैसे ही हम 36% घटा देंगे, क्योंकि 36% में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि दोनों में पास हुए हैं, तो ये वैल्यू हमारी 64% के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया आज, जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे समझ में आए होंगे, सेशन में मज़ा आया होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, या कोई जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझाया है वहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आज हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे के 2 सेट के अभी और क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे, और कुछ काफ़ी अच्छे सवाल हैं जिनसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगी, बट एक ही सेशन में सारा का सारा रख देने से कई बार क्या हो जाता है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत आने लगती है, बहुत सारी चीज़ें उनकी मिस हो जाती हैं, तो उनको एक ही टॉपिक को बार 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 पढ़ना पड़ता है। और मेरा प्रयास यही है कि आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ो पर अच्छे से पढ़ लो, दोबारा आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ये सबसे अच्छा अप्रोच होगा, बजाय इसके कि आप बार 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 अलग अलग टीचर से, हर टीचर से पढ़ते रहो। ठीक है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपका सिर्फ समय का नुकसान करता है बार बार। ठीक है, तो हमने आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल मैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी इंप्रूव करेंगे, और उसके बाद में 2 सेट के आप क्वेश्चंस कोई भी और प्रैक्टिस आप खुद से खूब कीजिएगा, पर और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद में फिर हम 3 सेट वेन डायग्राम और बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी वीडियोस और भी जो मैंने अपलोड किए उनको नहीं देखा है, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। अगर अब अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं किया है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को इससे हेल्प मिलेगी, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, दूसरों की मदद करते रहिए।